सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का यूनिट 2 जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके। और इसका आज हम सब टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट वाला जिसका नाम है अस्थमा। ओके। तो इसके लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 कवर किया था जिसका नाम था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने वो बनाकर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ एंड उसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने वहीं पर दिए हैं सभी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। ओके। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछना। तो आज हम देखने वाले यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अस्थमा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, और इस वीडियो लेक्चर के जितने भी नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। ठीक है। तो मतलब ये जो अस्थमा टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद में मतलब अपने को क्या क्या अपने को यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने को अस्थमा की डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है। देन उसके बाद में टाइप्स हम देखने वाले हैं, उसके बाद में इटियोपैथोजेनेसिस, देन उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि इसमें डिजीज़ का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो वो हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। देन उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसके सिम्टम्स, देन उसके बाद में डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे एंड उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है इसकी, यानी कि मेडिसिन के थ्रू कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम विदाउट मेडिसिन दिए हम किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो ये अपने को लर्निंग आउटकम इस वीडियो लेक्चर से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो चलिए आगे बढ़ते, डेफिनेशन स्टार्ट करते अस्थमा की। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। सो अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर इन विच डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द ब्रोंकोस्पाज्म। ओके। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में ये जो अस्थमा है ये रिलेटेड है रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर से। और इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रोंकाइल्स होते हैं वो ब्रोंकाइल्स सिकुड़ जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यानी कि स्पाज्म होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रीदिंग में अपने को डिफ़िकल्टी होती है अच्छे से, मतलब जो भी ऑक्सीजन है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है एंड अपने को ऑक्सीजन की जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है एंड अपने को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो ये जो कंडीशन है ये अस्थमा में कॉज होती है। ओके। देन उसके बाद में, और अस्थमा इज़ अ क्रोनिक लंग डिसीज, इट अफेक्ट्स एयरवे द ट्यूब दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसमें ये बोल रहा है कि अस्थमा ये जो है एक लंग डिजीज़ है, क्रोनिक लंग डिजीज़ है जो कि मतलब क्यूरेबल नहीं है। ठीक है। अगर एक बार कॉज हुआ तो ये जल्दी से क्योर नहीं होता है, तो क्योर होगा भी नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एयरवेज होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक्सचेंजेस होता है, मतलब वो अल्वियोलाइज में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी ब्रोंकाइल्स है जहाँ से एयरवेज रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो वहाँ से जो है ना अच्छे से एयर जो है इन एंड आउट, मतलब लंग के बाहर भी नहीं जा रही है अच्छे से और लंग के अंदर भी नहीं आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि अस्थमा कॉज करता है, ये अस्थमा के सिम्टम्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्रोनिक लंग डिसीज़ है, इसमें अपने को एयरवेज में प्रॉब्लम आती है। इसमें जो भी एयर है वो अच्छे से कैरी आउट नहीं हो पाती, मतलब अंदर भी नहीं आ पाती और बाहर भी नहीं जा पाती। ठीक है। देन उसके बाद में, इन अस्थमा airway can become inflamed and narrow. This can cause wheezing, coughing and tightness in the chest. इसमें क्या हो रहा है कि जो भी अस्थमा है, अस्थमा की वजह से जो भी ब्रोंकाइल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगती है, या तो उसका जो मुंह है, ठीक है, माउथ जो होता है वो नैरो हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल में तो वो मतलब सही रहता है उसका माउथ, वहाँ से एयर इन एंड आउट अच्छे से कर सकती है, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि नैरो हो रहा है उसका, मतलब ब्रोंकाइल्स का जो है वो नैरो हो रहा है, जिसकी वजह से एयर में डिफ़िकल्टी आ रही है एंड अल्टीमेटली ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ जाएंगी। ओके। एंड इन्फ्लामेशन भी कॉज कर रही है। एंड उसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ सिम्टम्स अपने को शो होंगे, जैसे कि विजिंग, कफिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट। ओके। तो ये अस्थमा के सिम्टम्स है, तो इस कंडीशन में ऐसा सब कुछ होने वाला है। ओके। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। ओके। यानी कि इसके कॉजेज़ कौन कौन से, रूट कॉज कौन सा है, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स। अब इसमें एग्जांपल है एग्जॉस्ट फ्यूम्स, सिगारेट स्मोकिंग एंड एट्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि एयर पोल्यूटेंट्स में बहुत सारा आता है, इंडस्ट्रियल का एग्जॉस्ट फ्यूम्स होता है, ठीक है। उसके बाद में सिगारेट स्मोकिंग आ जाती है। यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्मोकिंग कर रहे हो तो उससे तो अल्टीमेटली अस्थमा कॉज होगा। लेकिन अगर कोई मतलब सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड हैंड स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो, यानी कि अगर आपके बाजू का पर्सन अगर स्मोक कर रहा है तो उसका जो भी सिगरेट का जो
फॉग है, ठीक है, जो भी धुआँ है वो अगर आप इन्हेल करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी चांसेस है कि अस्थमा कॉज़ करेगा। देन उसके बाद में इमोशनल स्ट्रेस, उसके बाद में सर्टेन ड्रग्स, यानी कि यहाँ पर एग्जांपल है एस्पिरिन, एनसेड्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ओके, अभी एनसेड्स में क्या है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो भी आते हैं यहाँ पर, निमेसुलाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इटोरोकॉक्सिब हो गया, एस्पिरिन हो गया, ठीक है, ये सारे जो है एनसेड्स में आते हैं और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की वजह से भी यहाँ पर अस्थमा कॉज कर सकता है। ओके, देन उसके बाद में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जैसे कि कहा कि इंडस्ट्रियल फ्यूम्स की वजह से, ठीक है, यानी वहाँ से भी अस्थमा कॉज हो रहा है। एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में क्या है कि इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं, वहाँ की जो फ्लेम्स अगर उड़ती है, अगर हम उसको इनहेल करते हैं, क्योंकि कोई कोई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, तो उसकी जो फ्यूम्स है या तो उसकी जो फ्लेम्स है, अगर हमने उसको इनहेल किया तो वो अल्टीमेटली कॉज करता है अस्थमा को, ठीक है, अपने लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी एक मेन रोल प्ले करता है अस्थमा को कॉज करने के लिए। देन उसके बाद में है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके जो भी मतलब पेरेंट्स है या तो जो भी आपके गार्डियंस है, अगर उनको भी अस्थमा का मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो चांसेस होते हैं कि आपको भी अस्थमा कॉज करे, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये कॉज कर सकता है। ओके, देन उसके बाद में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, अभी अपनी इम्यून सिस्टम आ जाती है इसमें। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसको मतलब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अगर आपके बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी एंटीजन अगर आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, अगर उसको अच्छे से फाइट नहीं कर पाती, ठीक है, अपना इम्यून सिस्टम, तो आपको कॉज कर सकता है अस्थमा। तो ये तो थे इसके इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। ओके, तो इसके कॉजेस थे। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला टाइप देखेंगे इंटरमिटेंट अस्थमा। ओके, तो इंटरमिटेंट अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले इसके हम सिम्टम्स देखेंगे। तो ऑकर्स लेस देन ट्वाइस अ वीक एंड नाइट टाइम सिम्टम्स आर रेयर, मतलब इसमें क्या होता है कि हफ्ते में 2 बार, मतलब हफ्ते में 2 से भी कम बार यहाँ पर जो सिम्टम्स अपने को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि वीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, टाइटनेस हो गया अपने चेस्ट के अंदर। तो वैसे जो सिम्टम्स हैं अस्थमा के, वो अपने को हफ्ते में 2 या 2 से भी कम बार अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और स्पेशली यहाँ पर जो नाइट में जो सिम्टम्स होते हैं वो रेयर होते हैं, यानी कि नाइट टाइम में अपने को जो सिम्टम्स होते हैं वीजिंग कफिंग वाले अस्थमा के, वो अपने को कम दिखेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में लंग का फंक्शन जो है नॉर्मल बिटवीन एपिसोड्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो टाइप है वो है परसिस्टेंट अस्थमा। तो इसका जो सिम्टम्स है वो है ऑकर्स मोर देन ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार या मतलब 2 हफ्ते में मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सिम्टम्स अपने को शो होंगे। यहाँ पर लेस देन ट्वाइस अ वीक था, लेकिन यहाँ पर मोर देन ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार मतलब 2 से भी ज़्यादा यहाँ पर अपने को इसके जो सिम्टम्स हैं वो शो होंगे, ठीक है। एंड इस कंडीशन में जो लंग का फंक्शन है वो मे हैव एयर फ्लो लिमिटेशंस इवन बिटवीन एपिसोड्स। ओके, मतलब यहाँ पर जो है ना आपका एयर फ्लो लिमिटेशंस होगा, एंड उसके यहाँ पर अपने को सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा शो होंगे, देन एपिसोड्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, एयर फ्लो का लिमिटेशंस होगा, यानी कि यहाँ पर लंग फंक्शन जो है मतलब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि क्लासिफाइड इनटू अनदर 3 टाइप्स एज फॉलोज, ठीक है। जो भी अस्थमा के टाइप्स है उसको फर्दर और क्लासिफाइड किया है, यानी कि जो है वो टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है सोर्स ऑफ स्टिमुलस। अब इसमें पहला एग्जांपल है एक्सटेंसिक और एलर्जिक। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ अस्थमा कॉज ड्यू टू द पेट डेंडर्स, हाउस डस्ट, पोलन ग्रेन्स, एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अस्थमा को कॉज करने के लिए इस टाइप का, यानी कि यहाँ पर जो भी पेट डेंडर्स है, ठीक है, तो पेट डेंडर्स की वजह से भी कॉज हो सकता है। अगर आप उसको इनहेल करोगे तो उसके पार्टिकल्स इरिटेट करेंगे अगर आपके लंग्स के अंदर एंटर हुए तो। देन उसके बाद में हाउस में से जो डस्ट उड़ती है, ठीक है, वो भी अगर आप इनहेल करोगे तो अल्टीमेटली इस टाइप का अस्थमा जो है वो कॉज करेगा। पोलन ग्रेन्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल। देन एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में केमिकल के फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, जो भी वोलाटाइल नेचर के होते हैं। एंड इस तरीके से जो है एक्सटेंसिक और एलर्जिक अस्थमा जो है आपका कॉज हो सकता है। देन सेकंड इसका एग्जांपल है इंट्रिंसिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा। ओके, इस टाइप में क्या है कि दिस टाइप ऑफ अस्थमा कॉज ड्यू टू द एज बियॉन्ड 40, ठीक है।
तो पहले इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन जो सेकंड वाला इंट्रिंसिक में यहाँ पर अगर आपकी एज 40 के अबव चली जाती है, ठीक है, मतलब आप 41 या 40 प्लस अगर हो गए हो तो आपको चांसेस है कि आपको अस्थमा कॉज करेगा, और वो इंट्रिंसिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा होगा, मतलब उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अदर जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे इसके सेकंड टाइप के बारे में, ठीक है, ड्यूरेशन बेस्ड, ठीक है। तो ड्यूरेशन बेस्ड में दो और एग्जांपल है। तो पहला है एक्यूट अस्थमा और दूसरा है क्रोनिक अस्थमा। तो पहले एक्यूट अस्थमा में क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा कैन कॉज सडनली बट दे क्योर इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो एक्यूट अस्थमा है, ये जो अस्थमा है इस टाइप का, ये जल्दी से क्योर भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में और बहुत कम टाइम में ये जल्दी से क्योर हो जाएगा। देन सेकंड है क्रोनिक अस्थमा। इसमें क्या है कि दिस क्रोनिक अस्थमा caused gradually but they cure long term and it may be severe and life threatening asthma of it, ओके। मतलब इसमें क्या है कि ये जो क्रोनिक अस्थमा है ये ग्रेजुअली कॉज होगा, ठीक है। पहला जो एक्यूट अस्थमा था वो सडनली कॉज होकर क्योर भी हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रोनिक अस्थमा है ये क्रोनिक अस्थमा ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक कॉज होगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो अस्थमा है लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा अपने लंग्स के अंदर, अपने बॉडी के अंदर, और अपने को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। इसका थर्ड टाइप देखेंगे सेवेरिटी बेस्ड अस्थमा। तो इसमें 4 एग्जाम्पल है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा। तो इसका मीनिंग है सर्वाइव फॉर 2 डेज और अ वीक, ओके। ये जो माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है ये 2 या 1 हफ्ते तक ये वाला जो माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है ये सर्वाइव करेगा अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। देन उसके सेकंड जो टाइप है वो है माइल्ड परसिस्टेंट, ठीक है। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा में क्या है कि मोर देन 2 डेज और अ वीक, ओके। तो इसमें जो है 2 से ज़्यादा दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, या तो दो मतलब 1 हफ्ते से भी ज़्यादा ये सर्वाइव कर सकता है अपने लंग्स के अंदर। देन उसके बाद में थर्ड है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, ठीक है। इसमें क्या है कि एवरीडे एंड मेडिकेशन इज़ कंपलसरी। मतलब मॉडरेट अस्थमा जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसमें अपने को एवरीडे और एवरीडे अपने को इसके एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे, इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड उसके बाद में इसके जो मेडिकेशंस है ये अपने को कंपलसरी जो है वो चालू रखनी होती है, ओके। उसके बाद में फोर्थ है सेवियर परसिस्टेंट अस्थमा, ओके। तो इसमें क्या होता है कि कैन कॉज अस्थमेटिक अटैक एंड डोंट रिस्पॉन्स एनी मेडिसिन, ओके। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना मतलब सीवियर अस्थमा ये ऐसा अस्थमा है एक क्योर भी नहीं हो सकता, एंड इसमें अस्थमेटिक अटैक अल्टीमेटली कॉज करेगा, एंड आपको चांसेस भी नहीं मिलेंगे कि आप सपोर्ट ले लो, ठीक है, या तो आप क्योर हो जाओ। तो इस कंडीशन में आपको ये भी चांसेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली अस्थमेटिक अटैक कॉज होगा, एंड उसके बाद में यहाँ पर अस्थमा की कोई भी मेडिकेशन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी और इसको क्योर करने में हेल्प भी नहीं करेंगी, ओके। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ अस्थमा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। मतलब कॉज होने के बाद में अपने को कौन कौन से सिम्टम्स इसमें अपने को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो है चेस्ट टाइटनेस, उसके बाद में कफिंग होंगी स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। मतलब सुबह सुबह अपने को इसके सिम्टम्स मतलब कफिंग के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, नाइट में भी देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑब्वियसली अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है उसमें एयरवेज में डिफ़िकल्टी आ रही है, अफेक्ट हो रहे हैं अपने एयरवेज, तो यहाँ पर अपने को ब्रीदिंग में भी शॉर्टनेस होंगी। देन डिक्रीज्ड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, ठीक है, मतलब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद में वीजिंग होगी, साइनोसिस होंगी। साइनोसिस यानी कि यहाँ पर आपकी जो सेल है वो सेल्स डेथ होने लगेंगे, ठीक है। अगर ऑब्वियसली अगर उनको ऑक्सीजन है, अगर वही ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है सेल्स को, तो सेल्स अल्टीमेटली जो है ना वो डैमेज होने लग जाएंगी और उनकी डेथ हो जाएंगी, ओके। तो इसको साइनोसिस बोलते हैं। तो ये तो थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। इसके बाद में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, ओके। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अस्थमा जो डिसीज़ है उसकी डेवलपमेंट अपने लंग के अंदर किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केमेटिक डायग्राम है यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा की, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि अस्थमा किस तरीके से कॉज हो रहा है और कैसे यहाँ पर डेवलप होता है। अब ट्रिगर फैक्टर में आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, एग्जॉस्टिव फ्यूम्स हो गए, केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल्स के फ्लेम्स हो गए। देन उसके बाद में जेनेटिक्स प्रॉब्लम आता है। मतलब ये जो है जितने भी फैक्टर्स है जो ट्रिगर करते हैं
तो ये जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे सबसे पहले तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो भी जिसके वजह से भी ये कॉज हो रहा है, ठीक है, तो वो ट्रिगर करेंगे अपने एयरवे इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो जब भी अपना जो ब्रोंकाइल्स है या तो जो भी एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी। अब इन्फ्लामेशन क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपको अगर कफिंग भी हुई तो आपको जो है ना म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपको कफ आने लगता है, म्यूकस आने लगता है। तो इस कंडीशन में भी यही होगा, यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन होगा अस्थमा के कंडीशन में म्यूकस का, ठीक है। एंड उसके बाद में सेकंड कंडीशन होंगी कि एयरवे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। तो जैसे कि हमने देखा था कि ब्रोंकाइल जो है वो स्पाजम होने लगते थे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते थे। तो इस कंडीशन में भी वही होगा कि एयरवे जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगी, यानी कि उसका जो मतलब जो नॉर्मल एयरवे होता है वो अस्थमेटिक एयरवे में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या होंगी कि स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाइल मेम्ब्रेन्स, मतलब जो भी ब्रोंकाइल्स होते हैं या तो जो भी ब्रोंकाइल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये एयरवे इन्फ्लेमेशन होने के बाद में स्टार्ट होंगी, ओके। तो उसके बाद में क्या होगा कि एयरवे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, तो उसके बाद में और एक कंडीशन कॉज होंगी यहाँ पर जो कि है नैरोइंग ऑफ ब्रीदिंग पैसेज, ओके। मतलब जो भी ब्रीदिंग पैसेज है, अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर एक नॉर्मल एयरवे एंड यहाँ पर एक अस्थमेटिक एयरवे करके दो जो है डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल एयरवे का अगर आप माउथ देखोगे तो वो नॉर्मल है, वाइड है, ठीक है। मतलब वहाँ से जो एयर है वो इन एंड आउट कर सकती है लंग के बाहर, ओके, या तो लंग के अंदर। तो यहाँ पर अगर दूसरी अगर देखोगे डायग्राम अस्थमेटिक एयरवे की, वो वहाँ पर जो उसका माउथ है ब्रोंकाइल्स का या तो एयरवे का वो नैरो है, मतलब वहाँ से जो डिफ़िकल्टी हो जाएंगी जो भी ब्रीदिंग को, मतलब जो भी एयर है उसको डिफ़िकल्टी होंगी इन एंड आउट करने के लिए। तो यही जो है ये कंडीशन होती है अस्थमेटिक एयरवे में, जो भी ब्रीथिंग पैसेज है या तो जो भी एयरवे का पैसेज है वो नैरो हो जाता है और वहाँ से डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग की। अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर विजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन द चेस्ट, ये सारे सिम्टम्स जो अपने को शो होने लगेंगे। तो ये तो थी अपनी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को और फिर से देखिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा को किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो अपने को पता है कि पेशेंट को जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, मतलब फटिग भी हो रहा है, ठीक है। जो भी चेस्ट है उसमें टाइटनेस हो रही है, तो उस तरीके के जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट के और उससे हम पता लगाएंगे कि इसको अस्थमा हुआ है या नहीं, ओके। देन उसके बाद में हम लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है लंग फंक्शन टेस्ट के, एक है स्पायरोमेट्री टेस्ट और दूसरी है पीक एयर फ्लो टेस्ट, ओके। तो ये दो जो है टेस्ट हम इस लंग फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि अस्थमा इसको कॉज हुआ है या नहीं। देन उसके बाद में हम देखेंगे लंग वॉल्यूम टेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि इट शोज़ हाउ मच एयर इन द लंग कैन बी होल्ड, ओके। मतलब लंग के अंदर हम एयर जो है वो होल्ड करके रख रहे हो, कितने अमाउंट में होल्ड करके रख रहे हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस में अस्थमा है या नहीं, ओके। देन उसके बाद में फिनो टेस्ट, ओके। तो फिनो टेस्ट को हम एक्सेल्ट नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट ऐसे बोलते हैं। तो इसमें हम ये परफॉर्म करेंगे जिससे कि पता चलेगा कि अस्थमा है या नहीं। देन उसके बाद में स्पूटम इओसिनोफिल काउंट, ओके। तो स्पूटम में हम इओसिनोफिल का काउंटिंग करेंगे कि वो कितना है, अगर कम ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि अस्थमा इसको कॉज हुआ है या नहीं। तो ये तो थे इसके डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। उसके बाद में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इस कंडीशन में हम जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और मेडिसिन के थ्रू हम जो है इस अस्थमा को क्योर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इसमें पहला जो है वो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग, ठीक है। इनहेल्ड यानी कि अपने को जो है नोज के थ्रू इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इनहेल्ड करना है। तो इसके एग्जांपल्स है फ्लूटिकाजोन, ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमेथाजोन। एंड अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो यहाँ पर जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि ये क्या करता है कि रिड्यूस एयरवेज इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। जो भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करता है एंड उसके बाद में एयरवे में जो इन्फ्लामेशन क्रिएट हुई है उसको भी ये कम करता है, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद में सेकंड ड्रग है लाबा, ओके, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, ओके। तो इसका एग्जांपल है साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल, ओके। एंड इसका मोड ऑफ एक्शन अगर देखिए तो इसमें ब्रोंकोडाइलेशन होता है, यानी कि अपने को पता है कि अस्थमा में ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी कि ब्रोंको
कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एयर में पैसेज जो है डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स है लाबा वाले ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं, यानी कि हेल्प टू रिलैक्स द एयरवे स्मूथ मसल्स। ओके, जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं एयरवेज के उसको रिलैक्स करते, उसको नैरो करते, डायलेट करते, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में अपने को डिफ़िकल्टी नहीं आती। ओके, देन उसके बाद में थर्ड ड्रग जो है वो है ल्यूकोट्रीन मॉडिफाइज। ओके, ल्यूकोट्रीन यानी कि ये एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। ओके, तो इसको हम अपने को जो है वो ब्लॉक करना होता है। ओके, तो इसका एग्जांपल्स है वो है मोंटेलुकास्ट, ज़ाफिरलुकास्ट। ओके, इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे इस ड्रग का तो ये है ब्लॉक द ल्यूकोट्रीन विच आर नॉन एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। ठीक है, जैसा कि कहा कि ल्यूकोट्रीन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने में रोल प्ले करता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग है मोंटेलुकास्ट एंड ज़ाफिरलुकास्ट ये ल्यूकोट्रीन जैसे मॉडिफायर्स को साइटोकाइंस होते हैं, ल्यूकोट्राइंस होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। ओके, तो इनको ये जो है ब्लॉक करता है एंड उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है। देन उसके बाद में है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसमें एग्जांपल है क्रोमोलिन। ओके, इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे प्रिवेंट द रिलीज इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम मास्ट सेल। मतलब मास्ट सेल से जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, मतलब जैसे कि ल्यूकोट्रीन हो गया, साइटोकाइंस हो गया, ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है ये जो मास्ट सेल के थ्रू जो रिलीज हो रहे हैं इनको हम क्रोमोलिन ड्रग से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, एंड उससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट नहीं होगी। देन उसके बाद में फिफ्थ ड्रग जिसका नाम है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, पहले हम देखे थे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हम नोज़ के थ्रू नसल के थ्रू हम उसको इनहेल्ड कर रहे थे। एंड इसमें जो है ना अपने को ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अपने को एडमिनिस्ट्रेट करने होते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे एंटरिंग सेल्स बाइंडिंग टू कॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये जो सेल्स के अंदर प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन जो है वो एंटर करेंगे एंड उसके बाद में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाकर बाइंड करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में एंटरिंग द न्यूक्लियस टू सप्रेस इन्फ्लेमेटरी जीन्स, जो भी इन्फ्लेमेटरी जीन्स होते हैं उसको न्यूक्लियस के अंदर जाकर सप्रेस करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं जैसे कि साइटोकाइंस हो गया, केमोकाइंस हो गया और जो भी इन्फ्लेमेटरी बाकी के ल्यूकोट्राइंस हो गया, तो इन सबको जो है ये रिड्यूस करेगा इसके प्रोडक्शन को या तो इसके रिलीज़ को। ठीक है, देन उसके बाद में देयर बाय डिक्रीजिंग स्वेलिंग, तो उसके बाद में अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ही ब्लॉक हुए उसका रिलीज़ ही स्टॉप हो गया तो अल्टीमेटली स्वेलिंग भी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी एंड म्यूकस भी जो है वो कम हो जाएगा एंड इम्यून सेल ट्रैफिक टू द एयरवेज रिसॉल्विंग ब्रोंकोस्पाज्म एंड प्रिवेंटिंग लेट फेज रिएक्शन। ओके, मतलब इसका मतलब जो है ये है कि ब्रोंकोस्पाज्म को भी ये प्रिवेंट करेगा और डायलेट करने की ट्राई करेगा एंड जो भी एयरवे डिफ़िकल्टी हो रही थी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको भी क्योर करेगा। ओके, ये तो थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो इसमें हमने सारे ड्रग्स देखे, ड्रग्स के थ्रू हम अस्थमा को क्योर करने की ट्राई करेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ओके, तो अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। और यहाँ पर जो है ना नॉन एक वर्ड जो है वो मिस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेडिंग दी है वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर गलती से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया है तो आप यहाँ पर नॉन फार्माकोलॉजिकल कंसिडर करना। ओके, तो यहाँ पर हम इसके देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, यानी कि हम विदाउट एनी मेडिसिन्स गिव। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देने की ट्राई करेंगे, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम इसको क्योर करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एलर्जेंस अवॉइडेंस। ठीक है, तो अपने को जो है इसका रूट कॉज पता करना है कि ये किस एलर्जन के थ्रू जो है ये अस्थमा अपने को कॉज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पेट डेंडर्स है, हाउस डस्ट है, उसके बाद में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, तो ये जो सारे एलर्जेंस है इसको हमको जो है ना अवॉइड करना है। तो उसकी वजह से अस्थमा के जो मतलब जो भी अस्थमा का रिस्क कम हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद में स्मोकिंग सिसेशन। तो स्मोकिंग सिसेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एंड टू प्रिवेंट द अस्थमा। ओके, तो कैसा है कि यहाँ पर अगर आप स्मोकिंग सिसेशन करते हो यानी कि स्मोक को अगर आप अवॉइड करते हो, स्टॉप करते हो, तो आपका जो अस्थमा का रिस्क है बढ़ने का वो कम हो जाएगा। देन उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में हम मेडिटेशन ले लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं, लंग फंक्शन की एक्सरसाइज ले लेते हैं। तो ये सारी जो है एक्सरसाइज अगर हम इसमें करेंगे, डेली वॉकिंग करना, रनिंग करना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उससे भी चांसेस बनते हैं कि अस्थमा का रिस्क कम हो जाए।
ओके। देन उसके बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया कि ब्रीदिंग यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने की ट्राई करने का। देन उसकी वजह से जो है ना अस्थमा का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद में वेट मैनेजमेंट। अगर एक्सेसिव वेट रहा तो जो ब्रोंकाइल्स में वो फैट डिपॉजिट भी हो सकता है, तो उसकी वजह से अपने को वेट मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे अवॉइड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। अब कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन की वजह से भी अस्थमा कॉज होता है, तो उस टाइप का जो एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना है जिससे कि अस्थमा का रिस्क कम हो। ठीक है। उसके बाद में चेस्ट फिजियोथेरेपी टू रिमूव म्यूकस। अब म्यूकस प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है अस्थमा कंडीशन में, तो आपको जो है फिजियोथेरेपी के थ्रू जाना है और म्यूकस को रिमूव करना है, जिससे कि अस्थमा और अच्छे से मतलब क्योर हो सकता है और आपको उतनी इरिटेशन या तो डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। ठीक है। तो ये तो थे इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो है स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।